राइट। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द। उसके पहले, क्योंकि आपको पता है मैम को आपको सबसे पहले हर एक चैप्टर की क्विक समरी देनी होती है इन द डाउट सेशन, तो चलो एक क्विक समरी लेते हैं इस पूरे चैप्टर की। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले बेटा कोशिश करना आपको जितने हो पाए 30 तक तो देखो मैंडेटरी होता है, जितने हो पाए एटॉमिक नंबर्स पता हो, और अगर नहीं पता है तो मैजिक नंबर से याद रखना है ना, 2 8 8 18 18 32 2 8 8 18 18 32, ठीक है। तो इस ट्रिक से याद रखो जितना हो पाए। उसके अलावा नोबल गैसेस की तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में बैठा लो, प्रॉपर प्रिंट कर लो अपने दिमाग में कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। चलो बाकी अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमें केवल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए बात करनी है। तो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो क्या होता है, n-1 डी जिसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तो ये क्या होता है, ये होता है n-2 एफ जिसमें जाते हैं 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारे पास n-1 डी है ना, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल हो गई, फिर पेनल्टीमेट शेल आती है n-1 डी जिसमें जाता है 0 से 1 इलेक्ट्रॉन। कहां कहां जाता है, स्टार्टिंग, सेंटर और लास्ट वाले एलिमेंट पे, है ना, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, ठीक है। ये हो गया डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। और ns1 से 2 इलेक्ट्रॉन, जनरली 2 ही जाने वाले हमेशा, तो केवल 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 सीरीज होती है ना, एक होती है हमारे पास 5d है ना, सॉरी 5f, एक होता है 6f, है ना, मतलब 2 टाइप की सीरीज होते हैं, एक लैंथेनॉइड सीरीज बेसिकली, एक एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लेना है ना, वहां पे आ रहा होता है हमेशा 6s2 एक में आता है, एक में हमेशा 7s2 आता है, तो उस हिसाब से आपको करना होगा। अच्छा, फिर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, थोड़ी नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि वो इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ होता है ना, जिसमें आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर आपसे बोला कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, भैया ये हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं हम इनको ट्रांजिशन नहीं बोलते। तो बोला गया क्यों नहीं बोलते, तो उन्होंने बोला क्योंकि इनमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है जो डी ब्लॉक में लगभग किसी की भी नहीं होती। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। फिर हमने इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ा है ना, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ा, आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ी, एटॉमिक साइज पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं जिसको, है ना, एटॉमिक साइज पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है कैसे डिक्रीज होती है, किस तरीका का ग्राफ बनता है ना, किसकी हाईएस्ट होती है किसकी लोएस्ट होती है, इसमें ये हमने समझा। अब देखो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आपको विद इन द सेशन ही समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है ना। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा इसमें, इसी में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जाना, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होता है, M2 प्लस से M3 प्लस में जा रहे हैं या M3 प्लस से M2 प्लस में जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंजेस आए, तो ये तो देखो आपको पूरा थ्योरी में ही समझना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक में क्या होता है, डायामैग्नेटिक में प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डायामैग्नेटिक की जब हम बात कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, बताओ जल्दी से, रिपेल करते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड या अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक भी होता है पर फेरोमैग्नेटिक एज सच इंपॉर्टेंट नहीं हमारे सिलेबस में ना। फिर हमने इसका मैग्नेटिक मोमेंट सीखा था व्हिच वाज इंपॉर्टेंट, है ना, अंडर रूट ऑफ n+1, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट हो जाती थी, है ना, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट हो जाती थी, ठीक है। सो यस 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 यस, ठीक है। मैं और मेरे दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले हैं मैम, क्या बात है बेटा, क्या बात है, जिस हिसाब से तुम लोग की हरकतें हैं तुम लोग को मिलना नहीं चाहिए। चलो, रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट, वेरी गुड, रिपेल करते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं दे गेट अट्रैक्टेड, है ना, वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो ये हो गया, यूनिट वगैरह हो गई थी बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो बहुत सारी केमिकल आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसकी। फिर ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस के बारे में जाना, है ना, कि भाई किसी भी डी ब्लॉक में कोई भी मेटल है तो उसकी जो ऑक्साइड होती है वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस कर रही होती है ना। कई बार हम कहते हैं वो एसिडिक है, फिर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो कभी बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, कहीं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने ये भी जाना था कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना, पहली चीज तो वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है किसी भी मेटल का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो होता है तो वो उसके ऑक्सीजन या फ्लोराइड के साथ लगा होता है ना, है ना, ये हमने जाना था। और बहुत सारी बातें जानी थी इसमें, हमने ये भी जाना था कि अगर कोई अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच जाता है
है ना। तो उसका आयनिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाता है। जैसे मैंगनीज की ऑक्साइड, तो जब Mn2O7 के स्टेट में चला गया, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो हम बोलते हैं उसका धीरे धीरे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कम हो गया, ठीक है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कम हो गया, ठीक है ना। चलो अब आते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही इंपॉर्टेंट थी। अगर हम डाइक्रोमेट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो वो K2Cr2O7 होता है। तो क्या याद कराया था, क्रोमाइड से क्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, सिंपल सी ट्रिक थी, है ना। क्रोमाइड से क्रोमेट, लो वॉइस आ रही है, लो वॉइस आ रही है क्या, नहीं सही तो है, माइक तो सही है एकदम, लो वॉइस तो नहीं है, बताओ 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 बताओ, ठीक है ठीक है, सही था वो, सही था वो मैम, वॉइस थोड़ी थोड़ी लो है। हाँ, अलॉय फॉर्मेशन कैटालिटिक प्रॉपर्टी लिख लो, वॉइस थोड़ी थोड़ी लो है क्या, चेक कर लूं मैं, वॉइस तो यार इसमें तो सही है, माइक तो सही चल रहा है एकदम। हाँ लिख लो ना बेटा इसको, एन यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना, अलॉय फॉर्म करता है, उसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके पास होती हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके पास होती हैं। चलो भाई, यहां तक की बात सबको क्लियर, ये फर्स्ट हाफ था जो हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट हमारा हाफ था। क्या ये वाली बातें क्लियर है हमारे बच्चों को, एक बार बता दो, क्या ये वाली बातें तुम लोगों को समझ में आ गई थी, कौन सा कैरेक्टर कम होता है और कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, बता दो बता दो बता दो। एग्जैक्टली बेटा, आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करने लगता है ना, यस यस, तो आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करने लगता है, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी लो वॉइस है, थोड़ी थोड़ी लो वॉइस है, अच्छा एक सेकंड रुको, इसको चेक करूं क्या, हेलो हेलो हेलो, अभी सही हुई, अभी तो और लो हुई थी, अभी सही हुई, मतलब ये मतलब मैक्सिमम ही है इसमें तो, हेलो 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 मैक्सिमम है यार, अभी मतलब बता देना अगर सही नहीं आ रही है तो, अभी सही हुई, इज इट ओके नाउ, एक बार मैं चेक कर लूं क्या, मेरे में तो रिपीट हो रहा है यार, मेरे में तो रिपीट होने लगा, रुक जाओ मैं वापस एक बार रीचेक कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ नोट करते जाओ करते जाओ, ये तो बेटा देखो थियोरेटिकल ज्यादा है, यही मैं बार बार बोल रही हूँ ना आपको, इस चैप्टर में तो ऐसा है, क्योंकि आप इतनी डेफिनेशंस लिखने बैठ जाओगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे मैं, है ना। रुको मैं रीचेक कर लेती हूँ एक बार माइक, वैसे अभी सही होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी सी वॉइस लो होगी शायद, हाँ मतलब लग तो रहा है शायद, बट देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक दैट। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे में नेटवर्क स्लो चल रहा है शायद, नेटवर्क स्लो चल रहा है मेरे में शायद, आ गया, देख लेते हैं, हाँ ठीक है ना, ये हमने जाना था और बहुत सारी बातें जानी थी इसमें, हाँ मतलब लग तो रहा है, ठीक है ठीक है। सीपीपी का सोल्यूशन मिला होगा ना बेटा, सीपीपी का तो सोल्यूशन मिला होगा, अभी मेरे ख्याल से सही है, थोड़ा थोड़ा सही है, एडजस्टेबल है ना, एडजस्टेबल है ना, चलो ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थोड़ी थोड़ी लो वॉइस है अभी भी, ठीक है ठीक है, मैं मतलब मैंने तो क्योंकि यहाँ से तो एकदम फाइन, एवरीथिंग इज फाइन सही करा था अभी, बट वो पता नहीं कुछ तो हो रहा है, बट बहुत हल्का से मेरे ख्याल से हो रहा होगा, बाकी तो थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर एडजस्टेबल है तो बेटा हम कंटिन्यू कर लेते हैं ना, अगर एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर पा रहे हो इस चीज में, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत थोड़ी बहुत ही आप लोग को कम लग रही होगी, बाकी सही है। चलो ठीक है, तो हम आते हैं अपने रिएक्शंस पे, चलो भाई, अब रिएक्शंस क्या कहती हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन क्या कहती है कि पहले क्रोमाइड लो, क्रोमाइड को क्रोमेट में बदलो, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलो, ठीक है। क्रोमाइड किसकी लेते हैं, आयरन की, आयरन की क्रोमाइड, 3 स्टेप में रिएक्शन होती है ना, यहाँ पे लिख दूं, चल लिख देती हूँ, आयरन की क्रोमाइट होती है। अब क्रोमाइट होता क्या है, Cr2O7 तो हमें बनाना है देखो, Cr2O7 तो हमें बनाना है, Cr2O7 हमें बनाना है, कोई मुझे बता सकता है कौन सी क्रोमाइट की ओर लोगे आप, कौन सी, आयरन की ओर ले ली तो उसमें क्रोमाइट क्या होता है, क्रोमाइट होता है Cr2O4, ठीक है, 2 माइनस होता है, बट यहाँ पे ये लिख देंगे ना, इसके साथ सोडियम कार्बोनेट डालते हैं Na2CO3, है ना, Na2CO3 डालते हैं, साथ ही साथ हम इसमें ऐड करते हैं ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, क्या बनता है, बन जाता है Na2Cr2NaCr2O4, है ना।
Na2Cr2O4 बन के आ जाता है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। अब इसी क्या बन गया, ये बन गया मैम क्रोमाइट से क्रोमेट, क्रोमाइट से क्रोमेट CrO4, है ना, क्रोमाइट से क्रोमेट बन गया, क्रोमाइट से क्रोमेट बन गया। मेरे में चैट्स ही नहीं आ रही, पता है, हाँ मेरे में वो चैट्स आई नहीं रही है तुम लोग की, वही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे में शायद नेट ही स्लो चल रहा है, नेट स्लो चल रहा होगा थोड़ा सा ना। तो हमारे पास बन गया Na2Cr2O4, ठीक है, अगर एडजस्टेबल है हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं, वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, लिख लेना, आयरन की ऑक्साइड वगैरह, Fe2O3 वगैरह, ठीक है। अब Na2, इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, इसी Na2Cr2O4 को उठाते हैं, Na2Cr2O4 को उठाते हैं। अब क्या करना होता है, क्रोमाइट को बदलना, क्रोमाइट को क्रोमेट में बदल दिया, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट सोचो कैसे बनता है। जब मुझे क्रोमेट से डाइक्रोमेट, राइट क्लिक करके एक बार देख लीजिए आप इनपुट में, जब वो ऑडियो के लिए भैया बता रहे हैं, मैं चेक करती हूँ अब इसको, ठीक है। चलो, तो क्रोमाइट से क्रोमेट बन गया, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, एसिड डाल दो मैम, यही तो करते हैं, एसिड डाल दो, बन जाएगा Na2Cr2O7, ठीक है। ये हमने बना लिया क्रोमेट से डाइक्रोमेट, जिसके लिए एसिड डाला होता है, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना होता है तो बेस डालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है Na2Cr2O7 को KCl से ऐड कर दो तो K2Cr2O7 बन जाता है। सभी में बाय प्रोडक्ट लिखना मत भूलना, ठीक है। चलो, यस, कलर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कलर जानना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस कलर का होता है, दिस इज येलो कलर, है ना। बचे हुए दोनों कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर, ठीक, ये ऑरेंज कलर का होता है। चलो भाई, क्या यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई, क्या यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर हुई, क्लियर हुई, ये भी क्लियर है। KCl सोल्यूशन डाल दो एंड में, वेरी गुड, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेती हूँ भैया क्या बोल रहे हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, जस्ट अ सेकंड, ओके, ऑलराइट ऑलराइट। खैर मैं अभी इसमें फंसना नहीं चाह रही हूँ, अगर थोड़ी बहुत वॉइस इशू है ना, मतलब क्योंकि धीरे ही आ रही होगी हल्की सी, तो आप अगर हो पाए तो ईयरफोन हेडफोन लगा लो या थोड़ा सा मैनेज कर लो, क्योंकि अगर इसमें फंसेंगे तो हमारा 15-20 मिनट वेस्ट हो जाएगा। तो फॉर श्योर नेक्स्ट क्लास से आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आई विल मेक श्योर, ठीक है। ये क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा अच्छा, एक और चीज आई गेस आगे लिखा होगा तो लिख देंगे ना, लिखा नहीं है तो यार चलो ठीक है, तब भी आगे लिख देंगे कि I- को कन्वर्ट करता है I2 में, H2S को कन्वर्ट करता है S में, है ना, ये सब हमें याद रखना था। 10+2 को कन्वर्ट करता है 10+4 में, आयरन +2 को कन्वर्ट करता है आयरन +3 में। ये चार चीजें थी जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट कर रहा था, ठीक है, ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट कर रहा था, ठीक है। यस, ये चार चीजें थी, ये चार चीजें थी जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट कर रहा था, ठीक है। मैनेज कर लेंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं है, ये हुई ना बात, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ जाए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बनाना थोड़ा आसान होता था, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैंगनेट वाला ग्रुप लेते हैं, जिसमें हम कौन सा वाला मैंगनेट लेते हैं, जल्दी से बता दो कौन सा वाला लेते हैं, MnO2 वाला लेते हैं, MnO2 वाला लेते हैं, और MnO2 के साथ दो चीजें और मिलाते हैं, एक चीज नहीं दो चीज मिलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं MnO2 और इसमें हम मिलाते हैं KOH थोड़ा सा और हल्का सा O2 वाला, ठीक है, ये मिलाते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, देखो पोटेशियम जाके अंदर ऐड हो जाएगा, पर डायरेक्टली पोटेशियम परमैंगनेट नहीं बनता, है ना, KMnO4 नहीं बनता डायरेक्टली, पहले क्या बनता है K2MnO4, K2MnO4। किसी को कलर याद है इसका, K2MnO4 का कलर क्या होता है ना। फिर इस K2MnO4 को लेते हैं, है ना, फिर इस K2MnO4 को लेते हैं, सेकंड स्टेप में हम लेते हैं K2MnO4 को, हम बेटा सेकंड स्टेप में लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज, आप जब रिएक्शन लिख रहे होगे तो K2MnO4 की जगह वो हो सकता है MnO4 लिख दे केवल, समझ जाना, पोटेशियम भी लगा है तो सेम ही काम कर रहा होता है वो, ठीक है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा एसिड और ये बन जाता है KMnO4। कोई मुझे बताएगा कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। ये होता है पिंक कलर का, पर्पल पिंक, और ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, इसके बारे में एक पॉइंट लिखवाया था और हमने बोला था कौन सी रिएक्शन है आपको याद रखना है। हाँ, दो चीजें बनती है, MnO4 और MnO2 भी बनता है ना, MnO4 बनता है और MnO2 भी बनता है, तभी तो बोला दो टाइप की रिएक्शन। एक बार मैंगनीज किसी रिएक्शन में आ रहा है, एक बार मैंगनीज का कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट है, वाटर लगा देना दोनों साइड, ठीक है। कोई बताएगा क्या होता है यहाँ पे, पर्पल पिंक कलर, वेरी गुड, ग्रीन कलर ऊपर, वेरी गुड, ऑरेंज कलर लिख सकते हैं मैम, मतलब पर्पल पिंक होता है एग्जैक्टली तो बेटा इसका कलर, ठीक है। और डिसप्रपोर्शनेशन, वेरी गुड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों होती है डिसप्रपोर्शनेशन,
क्योंकि मैंगनीज का ही ऑक्सीडेशन होता है और मैंगनीज का ही रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो एक ही चीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है। फिर मैंने आपको ये तो बता ही दिया, I माइनस को कन्वर्ट करेंगे ये लोग I2 में, ठीक है। H2S को कन्वर्ट करेंगे S में, आयरन प्लस 2 को कन्वर्ट करेंगे आयरन प्लस 3 में, है ना। और क्या था, 10 प्लस 2 को कन्वर्ट करेंगे 10 प्लस 4 में। ये सारी एसिडिक मीडियम की बात हो रही है और K2CR2O7 की बात हो रही है। और बेसिक मीडियम में अलग रिएक्शन होती है कई सारी, है ना। बेसिक की भी बहुत सारी कहानी होती है। बेसिक में I माइनस को सबसे पहले IO3 माइनस में कन्वर्ट करता है ना। I माइनस को IO3 माइनस में कन्वर्ट कर देता है ना। इसके अलावा SO3 2 माइनस को SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर देता है एंड सो ऑन। ऑक्सालेट आयन भी था, उसको भी कन्वर्ट करता है ना, ऑक्सालेट को कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस मैंने पढ़ी थी, उन्हें दिमाग में रखना, उससे क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, आता ही आता है, ठीक है। फिर हमने लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स पढ़ा। लैंथेनम के अंदर 14 एलिमेंट्स थे जिनको आपने नाम दे दिया लैंथेनॉइड, जो सीरियम से स्टार्ट होते हैं, ल्यूटीशियम पे खत्म होते हैं, है ना। और एक्टिनॉइड क्या होते हैं, एक्टिनॉइड मैम 14 एक्टिनॉइड्स होते हैं जो एक्टिनम एलिमेंट से आ रहे होते हैं। एक्टिनम एलिमेंट से हमारे पास एक्टिनॉइड्स आ रहे होते हैं, पीरियोडिक टेबल भी हमारे पास लगी होगी, ठीक है। तो सीरियम से ल्यूटीशियम तक हमारे होते हैं लैंथेनॉइड्स, है ना। और एक्टिनॉइड्स होते हैं हमारे थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, है ना। थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक जो होते हैं वो हमारे एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। यहाँ पे आर लगा लेना, दिस इज लॉरेंशियम, ठीक है। तो यहाँ पे 14 एक्टिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की, तो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। उसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि भाई जैसे मतलब मैम अगर कोई लैंथेनम है, उसने रिएक्ट किया मान लो नाइट्रोजन से, ठीक, मान लो, तो ये क्या बनाएगा, Ln कैपिटल N। क्यों, क्योंकि ये +3 है, ये -3 है। अगर मैम इसने रिएक्ट किया OH से, तो ये बन जाएगा Ln OH होल थ्राइस, क्योंकि OH -1 होता है, Ln +3 होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ रिएक्शंस कराई। फिर मैंने मिश मेटल के बारे में आपको समझाया था, है ना। मिश मेटल क्या है, एक अलॉय है। किससे मिलके बना है मैम, लैंथेनम था इसमें, है ना, कार्बन था, थोड़े ट्रेसेस ऑफ कुछ एलिमेंट्स भी थे, है ना। तो इस तरीके से हमारा मिश मेटल बनता है जो एक इंपॉर्टेंट अलॉय होता है, ठीक है। और बहुत सारे अलॉयज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं डी और एफ ब्लॉक की बात करो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं इनमें। ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल थी। इस पीरियोडिक टेबल को बार बार रीड करो, सामने अपने क्या बोलते हैं, डेस्क के सामने लगा लो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जितनी बार देखोगे उतनी बार ये चैप्टर आपको रिवाइज होता चला जाएगा, ठीक है। हर एलिमेंट को देखो, उसके बारे में समझो, उसका एटॉमिक नंबर देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। Hello everybody and welcome to the session. Welcome to after a long time no see. इतने टाइम बाद हम मिल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डाउट सेशन के साथ। सबसे पहले हमें पढ़ना है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी क्या था, तो मैं फटाफट से 15-20 मिनट में आपको एक क्विक समरी देती हूँ, ठीक है। सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है ना। चलो मैं फोन थोड़ा सा साइड रख देती हूँ 1-2 मिनट के लिए और मैं आपको बता देती हूँ क्विक समरी, ठीक है। बाकी मेरे बाल बदले हुए लग रहे हैं, मेरी शक्ल बदली हुई लग रही है, मैं बदली हुई लग रही हूँ, इस पे बाद में अपन चर्चा कर लेंगे। पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते हुए चलना। तो वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है, तो वर्नर्स थ्योरी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी दी थी, वो हमें वर्नर जी ने दी थी, है ना। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है भाई, ये कुछ अलग से कंपाउंड्स दिख रहे थे, है ना। तो इन्होंने समराइज किया, इन्होंने हमें बताया अबाउट एवरीथिंग अबाउट, ही टेल्स अस अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अबाउट इरेज हो जा भाई, अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब एकदम देखो हर चीज सुनते हुए चलना, क्विक समरी है ताकि आपको पूरा चैप्टर एक रिवाइज हो जाए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, यस मैम। अच्छा, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया, CONH3 होल 6 बोल लो, बाहर Cl3 लगा लो, है ना, या एक Cl अंदर ले लो, CONH3 होल 5 Cl, फिर बाहर आ जाएगा Cl2। इस तरीके से इन्होंने ये कंपाउंड उठाया, मतलब जिसमें कार्बोनेट है ना, सॉरी कार्बोनिल है, हमारा CO ग्रुप है, ठीक है, कोबाल्ट है, अमोनिया है, क्लोरीन है, कोबाल्ट अमोनिया क्लोरीन, इन तीनों का एक कंपाउंड उठाया, ठीक है। इन्होंने देखा जब इस कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड उठाया मैम, जिसमें कोबाल्ट है, अमोनिया है, NH3 होल 6, बाहर लगा हुआ है Cl3, ठीक है। अब आप याद रखना, आपने तो पढ़ा हुआ है, एक बार Cl अंदर जाएगा, है ना, तो यहाँ 2 Cl बचेंगे और यहाँ पे 5NH3 हो जाएगा। इस तरीके से ये काम हो रहा है, ठीक है। इन्होंने इसमें ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन विच इज AgNO3, और हर बार इन्होंने देखा AgCl के प्रेसिपिटेट्स बाहर निकले। कभी 3 AgCl के प्रेसिपिटेट निकले और कभी 2, कभी 1 AgCl के ये प्रेसिपिटेट हमें बाहर निकलते हुए दिखे, ठीक। AgCl के प्रेसिपिटेट निकलते हैं। अब देखो, कभी 3 AgCl का प्रेसिपिटेट निकला, कभी 2 प्रेसिपिटेट निकले, कभी 1 निकला।
क्वेश्चन ये था ऐसा हुआ क्यों होगा, है ना? जब अंदर क्लोरीन जो है, जब अंदर जो हमारा क्लोरीन है वो 3 क्लोरीन है, तो 3 AgCl प्रेसिपिटेट निकले, पर ये क्लोरीन अंदर है बाहर है ये हमें नहीं पता था। ये वर्नर जी ने बताया कि कितने आयोनाइजेबल क्लोरीन है। हमने जब अमोनिया का नंबर कम किया तो ऐसा क्यों हुआ कि नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट कम हो गए AgCl के। हमने 5 NH3 डाला तो क्या कहते हैं 2 लेट्स से AgCl का प्रेसिपिटेट निकला, हमने 1 NH3 डाला तो 1 प्रेसिपिटेट निकला, तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो इसका रीजन ये हुआ था दरअसल कि जब हम जितने अमोनिया ले रहे हैं उसी के हिसाब से क्लोरीन अंदर है ना? लेट्स से जो कोबाल्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बना रहा है वो 6 है ना? तो अगर 5 अमोनिया कर दोगे तो 1 Cl अंदर करना पड़ेगा, यानी कि आयोनाइजेबल क्लोरीन उस टाइम पे केवल और केवल 2 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे, ठीक है? तो इस वजह से ये प्रेसिपिटेट में चेंजेस आते हैं। और इसी के बेसिस पे वर्नर जी ने हमको क्या बोला कि देखो भाई वैलेंसी 2 ही तरीके की होती है। जो वैलेंसी होती है ना वो 2 तरीके की होती है, या तो होती है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी और या तो होती है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी की इन्होंने बोला जब भी आप बात करना तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, और जब आप सेकेंडरी वैलेंसी की बात करना तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेना। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इन्होंने बोला वो ना आयोनाइजेबल होती है, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को हम नहीं तोड़ सकते, मतलब अगर हम इस कंपाउंड को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, बचा हुआ ग्रुप बच जाएगा। बचे हुए ग्रुप में जो हमारा लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। और यही इनफैक्ट एक डिफरेंस बन जाता है हमारा डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिफरेंस करते टाइम, कि जो डबल सॉल्ट होते हैं जैसे पोटाश एलम वगैरह जो हमारे सॉल्ट होते हैं, है ना, डबल सॉल्ट को हम कंप्लीटली तोड़ सकते हैं, इट इज कंप्लीटली आयनाइजेबल, है ना। पोटेशियम अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। लेकिन वही जब हम ब्रेक करें किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जैसे K4FeCN6 तो उसमें 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक काउंटर आयन अलग हो जाएगा और दूसरा लिगेंड और सेंट्रल मेटल अलग हो जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड आपस में कभी अलग नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी विच इज अपना सॉरी वो सेकेंडरी वैलेंसी विच इज नॉन आयोनाइजेबल, हम उसको नहीं अलग कर सकते, ठीक है। ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट वर्नर्स थ्योरी। सेकंड आते हैं हम नोमेनक्लेचर पे। तो देखो यार नोमेनक्लेचर तो प्रॉपर पूरा रूल है ना, पूरा रूल है, क्या ही चर्चा कर ले, पूरे रूल्स के ऊपर है तो वो रूल्स हमको पढ़ने होंगे, है ना। तो वो रूल्स एक बार जरूर से पढ़ लेना। क्या रूल्स होते हैं चलो थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे समझते हैं। अच्छा रूल्स के पहले एक और चीज, लिगेंड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है ना, लिगेंड पढ़ना होता है। लिगेंड हमारे पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी हमें पता होना चाहिए। तो तीनों टाइप के लिगेंड्स आपको याद करने हैं। लिगेंड्स और भी तरीके के होते हैं जैसे कि एम्बिडेंटेट लिगेंड जिनका 2 डोनर साइड होता है ना। इसके अलावा आते हैं चिनेटिंग लिगेंड जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हमारे अलग अलग तरीके के लिगेंड्स होते हैं। बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं। वैसे लिगेंड्स आपको पूरे के पूरे बेटा याद करने हैं, ठीक है, ये हमें याद करना है। इसके अलावा क्या नोमेनक्लेचर का रूल होता है मैम? तो नोमेनक्लेचर का कोई ऐसा एज सच एक रूल नहीं होता, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो हमें जैसे कोई क्वेश्चन को देखना है, सबसे पहले हमें देखना है अगर वो आयनिक है तो उसका एक पॉजिटिव कंपाउंड होगा, पॉजिटिव साइड होगा, एक नेगेटिव होगा। हमेशा हम पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखते हैं। अब अगर काउंटर आयन पहले लिखा है तो काउंटर आयन का नाम लिख दो। अगर स्फीयर की बात हो रही है तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो बस यही थोड़े थोड़े रूल्स हैं। उसके अलावा रूल क्या था कि अगर हमारी स्फीयर जो है वो नेगेटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम के आगे 8 वर्ड लगा दो, ATE, है ना। सेंट्रल मेटल एटम जब भी लिखो उसको ऑक्सीडेशन नंबर में लिखो। लिगेंड अगर एक से ज्यादा है तो डाई ट्राई टेट्रा लगा दो, और अगर किसी लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा लगा है तो बिस ट्रिस और टेट्राकाइस वाला वर्ड लगा दो। और इस तरीके से हमारे बहुत सारे रूल्स थे जो आपको ऑफ कोर्स मैंने पढ़ाए हुए थे, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो हमारे स्टेप्स हैं, ऑल द स्टेप्स दैट आई हैव टोल्ड यू, वो सब हमको क्या करने हैं अगेन, वो भी हमें याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, रखना, ठीक है, वो भी हमें याद रखना है। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, आइसोमेरिज्म क्या होता है मैम? ऐसे कंपाउंड्स जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के होते हैं पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होता है। पर यहाँ पे एक और तरीका होता है इसको डिफाइन करने का कि एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक। फिर कौन सा होता है दूसरा होता है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, या पहले आयोनाइजेशन लिख लेते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक। थर्ड होता है हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यहाँ पे लिख लो हाइड्रेट, या जिसको बोलते हैं हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म, ठीक। एक बच गया, कौन सा बचा? लिंकेज हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं मैं, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है?
मोड ऑफ लिंक, यानी कि काउंटर आयन जो लिंकेज, मोड ऑफ लिंकेज, जैसे कि NO2 लगाया तो ऑक्सीजन भी डोनर साइड हो सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर साइड हो सकता है, तो मतलब वो दो डोनर साइड लगाता है तो उसका लिंक, मोड ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट हो गया। कभी ऑक्सीजन साइड से वो सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और कभी नाइट्रोजन साइड से देने लग गया, तो कभी ऐसा देखने को मिले तो उसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि उसमें मोड ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट हो जाता है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या था, ऐसे करके आयोनाइजेशन, मतलब जब आप इनको तोड़ोगे तो अलग अलग आयंस निकलेंगे, है सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर देखने में डिफरेंट है, पर सारे एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी चीजें उसमें है वो सब सेम होती है। तो होता क्या है, काउंटर आयन कभी लिगेंड बन जाता है और लिगेंड कभी काउंटर आयन बन जाता है, तो ऐसा होता है आयनाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखने को मिलेंगी, है ना, सेंट्रल मेटल एटम से क्या बदल जाएगा, जो भी लिगेंड लगा है, ठीक है। तो एक बार कोबाल्ट एक बार क्रोमियम है, मान लो पहले कोबाल्ट से वाटर लगा है और क्रोमियम से अमोनिया, तो उल्टा क्या हो जाएगा, क्रोमियम से जो भी मैंने बोला उसका उल्टा हो जाएगा, लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल के ऑपोजिट में लग जाएगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनके नंबर्स में डिफरेंस आ जाता है, कभी अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल है, कभी 3 बाहर 1, इस तरीके से डिफरेंस होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगेन फर्दर 2 टाइप के होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको कुछ, चल जा भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, या तो कायरल कार्बन होगा या तो नहीं होगा, तो या तो वो हमारा क्या बोलते हैं इमेज बनाएगी प्लेन पोलराइज, यानी कि लाइट को या तो राइट साइड रोटेट करेगी या तो लेफ्ट साइड रोटेट करेगी, लेवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और या तो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारे अलग तरीके के कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। सफिक्स वगैरह के बारे में चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे उसमें समझा देंगे बेटा। फिर आता है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हमें ऑफ कोर्स ओवरलैपिंग बताता है ऑर्बिटल्स की, किस तरीके से ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती है, ठीक है, किस तरीके से आपस में ओवरलैप करती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, उसे हम बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी कुछ रूल होते हैं, अगेन ये सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, रूल्स तो भाई देखो अलग से ही पढ़ने पड़ेंगे हमें, वरना पूरे रूल्स में तो 2-4 क्लास निकल जाएगी, ठीक है। तो रूल्स कुछ इस तरीके से देखिए, देखो सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम लेना है, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है आयनिक स्टेट में, है ना। फिर उसके बाद लिगेंड देखो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवाओ, वीक है तो मत करवाओ। अब उसके बेसिस पे अलग अलग कहानी थी, क्या कहानी थी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हमें पढ़ने थे, या तो 6 या तो 4। 6 में भी 2 थे ज्योमेट्री और 4 में भी। 6 में क्या था, दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल था, किसका ऑक्टाहेड्रल था, या तो आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या तो d2sp3, दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल हम बोलते हैं ज्योमेट्री। यहां पे आता है sp3 या dsp2, इसे आप बोलते हो स्क्वायर प्लेनर और इसे आप बोलते हो टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये इनकी ज्योमेट्री हुआ करती है। फिर एक हाई स्पिन होता है, एक लो स्पिन होता है, मैंने बोलता अगर डी से स्टार्ट हो तो उसको हम लो स्पिन बोल सकते हैं, बट उसमें पेयरिंग का केस होता है तो रीजन वो मत लिख देना, है ना। इसके अलावा मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर, कोई पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहीं डायमैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू से आप निकालते हो, जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमें कुछ निकालना होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगेन बेटा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, जो हमने बनाया था, है ना, स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से वो कलर दिखाता है हमें, ये पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता है ना, कि डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट कैसे करनी है, dxy yz zx x² - y² dz², 5 ऑर्बिटल्स हैं, है ना, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, वो टूट जाती है, कभी 3 ऑर्बिटल ऊपर चली जाती है, 2 नीचे रह जाती है, कभी 3 नीचे रह जाती है, 2 ऊपर चली जाती है ना। तो हमने 2 केसेस पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस और एक हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस, ठीक है। और इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बनवा के दिखाया था, जिसमें डेल्टा ओ हमने निकालना सीखा था, कलर हमने बताया था, इस तरीके से होता है, ठीक है। कलर भी आप याद रखना, जो हमारा ऑपोजिट कलर होता है, विबग्योरिक सर्कल में बना के जो भी ऑपोजिट कलर है उसे हम निकालते हैं बाहर। मेटालिक बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हमने कोबाल्ट की मेटालिक बॉन्डिंग देखी थी, किस तरीके से वो मेटालिक बॉन्डिंग करता है, ठीक है, जिसमें हमने सिनर्जिक बॉन्ड पढ़ा था, ये क्या होता है कि अगर भाई कोबाल्ट किसी मेटल के साथ लगा है तो कोबाल्ट को लग रहा है कि वो एक लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन वो मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स के, मान लो चलो आपने कंपाउंड बनाया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, ठीक है, बट मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी तो होती नहीं है, तो मेटल भी कहेगा भाई मेरे पास जो देखो तुम अपना सिग्मा बॉन्ड बना लो, पर मैं भी तुम्हें कुछ इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, पाई बॉन्ड बना सकता हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स दूंगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड डेवलप हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। और ये पूरा का पूरा हमारी एक क्विक समरी है इस चैप्टर की, ऑफ कोर्स हमने इस चैप्टर को बहुत डिटेल्स में पढ़ लिया है, तो हम वापस से पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे,